प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 9 के लिए मैं आपके सामने साइंस का एक वीडियो आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप अच्छी तरह से इसको ध्यान दें। तो हमारा बचा हुआ शेष टॉपिक का भाग था प्रणोद और तथा दाब। प्रणोद तथा दाब। देखिए विद्यार्थियों, प्रणोद तथा दाब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चैन पर टिका हुआ रहता है। किसी ट्रक या बस से के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन सब प्रश्नों को तो जानने के लिए इसमें शामिल परिघटनाओं का समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष प्रकार की दिशा में वाले नेट बल प्रणोद अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न तो वैसे है आपके पास, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले, यहाँ से नोट करें आप, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? दाब। अभी सूत्र बता दूंगा इसके बाद में आगे इसका कि धारणा के परिचय करना अनिवार्य आवश्यक है। प्रणोद का तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। स्थिति नंबर 1, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं। एक बोर्ड है, वहाँ पर एक चार्ट लगाना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं उसको। चित्र आपको दिखाया गया, आगे बता दूंगा अभी मैं आपको। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों की आवश्यकता पड़ती है। इसको बंद करने के लिए ड्राइंग पिन चाहिए हमें। तो देखिए विद्यार्थियों, ये यहाँ पर एक चार्ट लगाया जा रहा है इसको, और अपने अंगूठे से दबाना होगा इसको। और इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष यानी चपटे भाग की सतह पर चपटे भाग के क्षेत्रफल पर लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह पर पृष्ठ के लंबवत कार्य करता है। ये जो बल है जो बोर्ड की सतह पर ऐसे लंबवत कार्य करता है, जैसे कि ये पेंसिल खड़ी हुई है आपकी, इस प्रकार लंबवत कार्य करता है ये बल। तो ये आपको बोर्ड देखो लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो ध्यान दें विद्यार्थी, तो आपने जो पिन लगाई है वो पिन का जो मुंह है आगे से बारीक है, पीछे से चौड़ा है। तो इसका मतलब आगे से उसका क्षेत्रफल कम है, तो बल कम लगेगा। कम बल से ही काम चल जाएगा। कम बल की सहायता से ही पिन को हम उसमें ठोक देंगे और पोस्टर हमारा आसानी से लग जाएगा। स्थिति नंबर 2, आप थितिल यानी ढीले रेत पर खड़े हुए रहते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लौटिए आप। जैसे आप लौटते हैं तो आप उसके अंदर नहीं धंस पाएंगे, क्योंकि आपके लौटने पर जो शरीर का क्षेत्रफल है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और बल उतना ही लग रहा है पहले जितना। तो दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है, यानी आपके शरीर में जितना भार है उतना ही बल लगेगा दोनों अवस्थाओं में। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लें, दोनों अवस्थाओं में। ये आपका दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल जो है आपके शरीर का भार ही है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। जो भार है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला नीचे की ओर बल है। यहाँ बल रेत की सतह पर लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप विद्यार्थियों। तो देखो यहाँ से प्रश्न बन रहा है हमारा, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो लगने वाला बल यानी बल प्रणोद कहलाता है। प्रणोद देखो, अगर आप थितिल रेत पर खड़े हैं यानी ढीली रेत पर ऐसे नॉर्मल है, तो बल अर्थात आपके शरीर का भार जो है आपके पैरों पर क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। यानी आपका बल जो आपके पैरों पर लगा हुआ रहता है। क्षेत्रफल आपका पैरों का कितना है तो वो देख लीजिए अब आप। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क के क्षेत्रफल के बराबर तब लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का, यानी बल पहले भी उतना ही लग रहा था, अब भी उतना ही लग रहा है, भिन्न भिन्न क्षेत्रफल पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। यानी पहले क्षेत्रफल कम था पैरों का, अब जब आप लौट गए हो तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हो रहे हैं। इस प्रकार प्रणोद का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। तो नोट कर लें आप यहाँ पर, प्रणोद का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। अब देखिए दाब का जो सूत्र है आपका, सिंपलिटी है। दाब का सूत्र है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। यानी प्रणोद समझ गए आप, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। तो यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ये आपका सूत्र है। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ देखा प्रणोद है ना, एक तरह से भार है, भार ही बल है, बल का मात्रक हो जाएगा यहाँ न्यूटन।
और बटे क्षेत्रफल होता है आपका मीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर -2, यदि मीटर स्क्वायर को ऊपर की ओर चले जाएंगे तो -2 हो जाएगा जी। तो एक वैज्ञानिक था पास्कल ने, वैज्ञानिक ब्लैक पास्कल के समान होता है दाब का SI मात्रक पास्कल बताया गया था। तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, दाब का जो SI मात्रक है वो पास्कल कहते हैं, जिसे PA से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? PA से। तो विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए हम संख्यात्मक उदाहरण ले लें। एक लकड़ी का टुकड़ा है हमारे सामने, देखो ये सामने आपको दिया हुआ है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसका क्या है, उसका वेट है 5 किलोग्राम और इसकी विमाएँ हैं 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर की विमाएँ हैं। अब इसको एक बार खड़ा कर दिया गया है, एक बार इसको लेटा दिया गया है। जब इसको खड़ा कर दिया जाएगा तो ध्यान दें, नॉर्मलिटी है, इसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10। ध्यान दें विद्यार्थी, यहाँ पर ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रिथ है, तो L × B। और जब इसको लेटा दिया गया है, नीचे पटक दिया गया है, तो आप देखो इसके अंदर इसकी लंबाई हो जाती है 40 और चौड़ाई हो जाती है 20। तो बल यहाँ भी लग रहा है, बल यहाँ भी लग रहा है। तो यहाँ पर जहाँ बल कहाँ ज़्यादा लग रहा है अभी उसका मालूम चल जाएगा आपको। देखो न्यूमेरिकल में आ गए हम यहाँ पर। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है आपका? 5 किलो। नोट कर लें यहाँ पे, द्रव्यमान कितना है? 5 kg। ठीक है, इसकी विमाएँ ये है। अब देखो प्रणोद, प्रणोद मैंने बताया था आपको, प्रणोद बल के बराबर होता है। बल का सूत्र होता है F = mg। m यानी द्रव्यमान कितना है और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है। पृथ्वी पर 9.8 इसका फिक्स मान है, इसको पहले हम अध्ययन कर चुके हैं इसका मान, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने गुणा करने पर बल लग रहा है हमारे पास 49 न्यूटन का, 49 न्यूटन। अब बल कहाँ लग रहा है उसका क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल है लंबाई × चौड़ाई। तो लंबाई 20 और चौड़ाई 10 हो गई हमारे पास, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगा है। इसको मीटर में बदल देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर न्यूटन ये जो हमारे पास भार है, बल है, ये आपका जो जी का मान है वो मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसको 100 × 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगी, 0.2 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप ध्यान दें, जो 200 है इसके नीचे, इसके जो नीचे है हम 100 × 100 करेंगे, तो इस प्रकार हमारे पास 0.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दाब का देखो, अब दाब कितना लग रहा है, दाब का हम हल किया तो हमने 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार देखो नीचे जब इसकी विमाएँ चेंज हो गई 40 × 20 की, तब इस पर दाब लग रहा है 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कम लग रहा है। तो आप समझ गए होंगे, यदि क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो आपका जो लगने वाला दाब ज़्यादा होगा, यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो लगने वाला दाब कम होगा। यानी कुल मिला के दाब है ना क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम है और क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो अब देखो वही दाब हमारा तरल में भी रहता है। तो यहाँ ऊपर आपको देखो अंडरलाइन करने के लिए लाइनें दी हुई देखो, यानी जब छोटे क्षेत्रफल पर जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब होता है और बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कम होता है। तो उल्टा सिस्टम है, यानी दाब बढ़ाओ क्षेत्रफल कम हो जाएगा, दाब घटाओ क्षेत्रफल ज़्यादा करो दाब कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल अगर आपका ज़्यादा है तो दाब कम हो जाएगा। अब तरलों में दाब देखो, सभी द्रव या गैस तरल होते हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, तो ये गैसें हैं, तरल पदार्थ है, जैसे मान लो दूध है, पानी है, तेल है, आप ये भी दाब डालता है। ये दाब आपकी जिस पात्र में भरा जाता है उसके पात्र के किनारों पर दाब डालता है। तो देखो यहाँ पर इसके आधार और दीवारों पर यह बल लगाता है। कौन लगाता है बल, यहाँ अंडरलाइन कर लेना। ठोस जो है ना आपका, उसका दाब लगता है दीवारों पर, और यह दाब बिना रुके लगातार लगता रहता है। अब देखो आइए हम उत्प्लावन बल की ओर पढ़ लेते हैं एक बार। जब भी किसी वस्तु को आपने आंशिक रूप से तैरते हुए देखा होगा पानी के अंदर, हल्का अनुभव किया होगा, आपने बाल्टी को पानी में डाला होगा, कोई से बाल्टी की पानी खींची होगी तो आपने इसको हल्का अनुभव किया होगा। जैसे ही बाल्टी बाहर आती है तो आपका भारी वजन हो जाता है उसके अंदर, जैसे पानी में रहती है तो आपको हल्का अनुभव किया होगा। तो ये क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसे हो रहा है विद्यार्थियों कि कुल मिला के आपको सामान्य रूप से मैं समझा देता हूँ कि एक पानी के अंदर एक बल नीचे की ओर से कार्य करता है ऊपर की ओर। किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर पानी में एक बल लगता है, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। और यह उत्प्लावन बल क्या करता है, उसका भार कम कर देता है। इसी प्रकार हमें देखो ये उत्प्लावन बल था, तो देखो यहाँ पर दे रखा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की ओर दिशा में लगता है, यानी जी का मान तो 9.8 है, वो तो लगेगा नीचे की ओर। इस कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, यानी ये नोट कर लेना, बल ऊपर की ओर लगता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे आप ध्यान रखना है, बोतल पर ऊपर की दिशा की ओर धकेली जाती है और
पानी जो है बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो देखो यहाँ पे आ जाइए अब आप, यानी कि उत्प्लावन बल संतुलित बल कब बनेगा? जब नीचे बोतल पर लगने वाला उत्प्लावन बल और बोतल का भार समान हो जाएगा, तब उसका जो उत्प्लावन बल संतुलित हो जाएगा। फलस्वरूप जो पानी में जो बोतल है वो डूबने लग जाएगी थोड़ा थोड़ा। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का जो परिमाण है वो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे नोट कर लेना, अंडरलाइन हो जाएगी यहाँ पे आपकी, घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। तो देखो ये पानी की सतह में पर रहने पर वस्तुएं तैरती या डूबती है, क्यों? आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर दे रखा है बड़े बड़े जहाज़ पानी में डूब जाते हैं, लेकिन कील बड़े बड़े जहाज़ पानी में नहीं डूबते हैं, जबकि कील डूब जाती है। देखो यहाँ पर कील डूब जाती है, ध्यान रखना, कील आपकी डूब जाती है। और देखो बड़े बड़े जहाज़ पानी में तैरते रहते हैं, चूँकि कील का द्वारा हटाया गया जो भार है वो पानी के भार से कम है, इसलिए कील डूब जाती है। और जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं हमारे, जो इस प्रकार द्रव के घनत्व में कम की वस्तुएं तैरती रहती है, द्रव के घनत्व से अधिक की वस्तुएं डूब जाती है। यानी द्रव के घनत्व से कम घनत्व की जो वस्तुएं हैं, यानी जिसका घनत्व कम होगा द्रव से, वो तो तैरती रहेगी, और जिसका घनत्व जो है द्रव से अधिक हो जाएगा तो वह डूब जाती है। तो इस प्रकार आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पर प्रयोग दे रखा है, एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के, देखो पत्थर के टुकड़े को पानी में डाला है, नीचे से बल लग रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे नीचे से बल लगेगा तो इसके अंदर जो डोरी थी वो डोरी की लंबाई में कमी आती जाएगी। देखो यहाँ पे पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणामस्वरूप रबड़ की डोरी पर कोई लगने वाला बल, नेट बल कम हो जाता है, इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। यानी आपकी जो डोरी, जितनी लंबी आपने डोरी ली थी उतनी लंबी डोरी आपको नज़र नहीं आती, बहुत छोटी डोरी नज़र आती है, ऐसा लगता है कि डोरी बहुत छोटी है। तो ये उत्प्लावन बल था आपका। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद आता है आपेक्षिक घनत्व। देखो आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपेक्षिक घनत्व का सूत्र है, आसानी से आप याद कर पाएंगे। आपेक्षिक घनत्व यहाँ पे नोट कर लें, किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यानी इस पदार्थ को आप पानी में डाल रहे हो, उस पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, भाग दे देंगे, डिवाइड करते ही हमारे पास उसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात हो जाएगा। तो चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान दिशाओं में एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये समान दिशाओं में एक अनुपात व्यक्त करता है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर-3 है। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो यहाँ देखो चांदी का घनत्व ज्ञात कर रखा है, भाग दिया हुआ, देखो यहाँ पे नोट कर लेना आप। यहाँ से चांदी का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, अपेक्षित घनत्व। अब चांदी का घनत्व पूछा है तो वज्र गुणा कर देंगे, घनत्व आपेक्षित घनत्व की पानी के घनत्व से गुणा हो जाएगी, गुणा होते 10.8 × 10³ किलोग्राम मीटर-3। इस प्रकार आप किसी का भी घनत्व वज्र गुणा करके विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा, आप इसके बारे में आप इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेना। आप यहाँ पर दिए हुए हैं आपको कुछ, देखो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ बहुत सारे टॉपिक आपके सामने हैं, बहुत सारे मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हैं। इसका अच्छे से आप अध्ययन कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छी तरह इसको नोट कर लें और बुक में देखकर अच्छी तरह प्रयास कर लें और अच्छी तरह स्टडी कर लें इसको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।